Hello students, it is your second class of basic of chemistry. जो स्टूडेंट फर्स्ट क्लास इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे वो अवश्य देख लेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम जो बताए थे उसका ब्रीफ यहाँ पर दे रहे हैं। यूनिवर्स जिसमें हम लोग रहते हैं ये बना होता है दो चीज के मिलने से, किसी के मिलने से, मैटर और एनर्जी। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। ये मैटर फिर बना होता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, और ये एलिमेंट्स कंपाउंड्स बना होता है एटम एंड मॉलिक्यूल्स के मिलने से। एटम और मॉलिक्यूल्स बने होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और भी पार्टिकल्स के मिलने से, और ये बने होते हैं क्वार्क के मिलने से। यानी हम कह सकते हैं क्वार्क के मिलने से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह बनता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब मिलाकर के एटम का निर्माण होता है। एटम मॉलिक्यूल्स के मिलने से एलिमेंट्स, कंपाउंड्स ये बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं, और एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर मिलने से मैटर का निर्माण होता है जो यूनिवर्स में स्पेस ऑक्युपाई करता है। और तब यूनिवर्स का से हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पिछले क्लास में एलिमेंट्स तक हम गए थे और एटम एलिमेंट्स के बाद एटम मॉलिक्यूल्स तक गए थे। आज हम बताएंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर एंड आफ्टर देम वैलेंसी इटीसी। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑल ऑफ यू नो। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। हिंदी में धातु, अधातु, उपधातु कहते हैं। तो मेटल तो तुम लोग लोअर क्लास से पढ़े हो। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, जिनके पतले तार खींचे जा सकते हैं। मैलेबल होते हैं, जिनके ऊपर हैमरिंग करके पतला पत्थर प्राप्त कर सकता है। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मेटल में एक प्रकार की चमक होती है। मेटल को चोट मारने पर एक आवाज होती है, और ये सब गुण जिसमें नहीं रहता है उसको नॉन मेटल कहते हैं। जैसे सल्फर, कोयला, इस पर चोट मारेंगे तो चकनाचूर हो जाएगा, ब्रिटलनेस का गुण होता है, फैलेगा नहीं, तार निकाला जा सकता है उससे, नॉन कंडक्टर होगा इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये मेटल और नॉन मेटल का जो तुमने डिफिनेशन पढ़ा है वो उसके फिजिकल स्टेट के आधार पर होता है, जिसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का वर्णन करते हैं। अभी हम उसको केमिकली कैसे डिफाइन करेंगे इसके बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के तहत, जो कि तुम आगे पढ़ोगे। अभी कुछ यहाँ बेसिक में जरूरत है, इसलिए यहाँ पर टाइप्स। फर्स्ट मेटल, सेकेंड नॉन मेटल्स, थर्ड मेटालॉइड्स। फर्स्ट मेटल्स और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। और सेकेंड non metals
और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स इनर्ट गैसेज का नाम तुम लोग सुना होगा, यहाँ तो स्टडी कराएंगे डिटेल से पी ब्लॉक में 12th में। तो इनर्ट गैसेज कितने होते हैं बताओ तुम लोग। इनर्ट गैसेज निष्क्रिय गैसेज जो किसी से क्रिया नहीं करता है, लेकिन अब कंपाउंड इसका बन चुका है बढ़ाई जेनन के साथ अधिकांश कंपाउंड बना है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। कितने होते हैं? 6। लेकिन एक 7वां भी खोज हो चुका है, अनअनऑक्टियम। एटॉमिक नंबर बहुत आसान है लिखना, 2 तुमको मालूम है हीलियम का, उसमें 8 जोड़ो तो 10 हो जाएगा, 10 में 8 जोड़ो तो 18 हो जाएगा, 18 में 18 जोड़ दो तो 36 होगा, 36 में फिर 18 जोड़ो तो 54 होगा, 54 में 32 जोड़ो तो 86 होगा, 86 में 32 जोड़ो तो 118। इसका लिखेंगे क्या? 2 2 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हो रहा है। एक 1:2 2:2 वाला जो पीछे क्लास में बताया था डिटेल बताएंगे, और एक 2 8 18 32 ये जो है सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। 2 8 8 2 8 18 8 2 8 18 18 8 2 8 18 32 18 8 2 8 18 32 32 18 8। कितने सेल हुआ? के एल एम एन ओ पी क्यू बताए थे ना, आजकल 7 सेल हम लोग स्टडी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। These are inert gases. Inert means निष्क्रिय, किसी से रिएक्शन नहीं करता। नेचर में जितना भी है बॉडी सब्सटेंस जितने भी हैं सभी के सभी इनर्ट होना चाहते हैं, यानी किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहता है। तो ये एलिमेंट्स भी निष्क्रिय होना चाहते हैं। निष्क्रिय तो वो जो तुम्हारे सामने है, तो मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड 3 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, सब चाहेंगे इनर्ट होना। इनर्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? इसमें देख रहे हैं कुछ खास बात है, ये सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसको आगे जाकर के पढ़ोगे ऑक्टेट, इसको बोलेंगे ऑक्टेट। और ये इसमें 2 है, इसको बोलेंगे डुएट। ऑक्टेट और डुएट। तो इसमें देखते हैं कि खास बात अगर हीलियम को छोड़ दें तो बाकी सब में देखते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सब एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। 8 इलेक्ट्रॉन तो सब आ नहीं सकता, 8 इलेक्ट्रॉन जितना है उतना तो समय तुम्हारे सामने है। 8 इलेक्ट्रॉन वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला तुम्हारे सामने है। तो बाकी सबके किसी में 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 ऐसा तक होगा। तो एलिमेंट इसके लिए हम देखेंगे कि उसके लिए जो कंफर्टेबिलिटी होगी, जो आसान होगा, सुविधा होगा, वैसा काम करेगा। 8 का आधा कितना होता है? 4। 4 से अगर कम इलेक्ट्रॉन होगा तो वो लूज करना चाहेगा, और अगर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या करना चाहेगा? गेन करना चाहेगा, और तब उसे ऑक्टेट कंप्लीट होंगे और इनर्ट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या किसी से गेन करेगा तो कंबाइन करेगा, इसलिए एलिमेंट से कंबाइन कर लेता है और मॉलिक्यूल बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तो देखेंगे एग्जांपल विशेष यहां पर देख रहे हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम बताओ? 11।
11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, आउटरमोस्ट और बाहर में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन। इसको अगर अरेंज करेंगे हम तो क्या मिलेगा? 11 10 का देखो वहां क्या 2 8 है ना, तो 2 8 10 का हुआ, एक और बढ़ गया 11। यहाँ क्या हुआ 2 8 और ये 2, यहाँ क्या हुआ 2 8 3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिखाई पड़ता है। तो 17 इलेक्ट्रॉन को अगर लिखेंगे हम तो क्या मिलेगा 2 8 7। 8 इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे क्या मिलेगा 2 6। 7 को लिखेंगे तो क्या मिलेगा 2 5। अब देख रहे हैं तुम लोग, इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, इसका आउटरमोस्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या आसान होगा इसके लिए? खोना, क्योंकि लेने अगर 8 करना चाहेगा ये तो 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं उतना ज्यादा, तो इसलिए खो लेना ही इसके लिए आसान है। अगर खो देगा तो इसके पीछे 8 का ही है, आउटरमोस्ट तो 8 ही होना है। खो करके या ग्रहण करके जैसे भी किया जा सकता है। तो यहाँ क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये क्या करेगा 7 है, तो ये नहीं चाहेगा खोना, ये चाहेगा कि एक हम गेन कर लें, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये 6 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 7 5 है इसका तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब उसके बाद क्या पोजीशन हो जाएगा? इसके बाद का पोजीशन हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। प्रोटॉन 11 ही रह जाएगा, प्रोटॉन घटता बढ़ता नहीं है, इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है। तो 11 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 11 में से एक चला गया, क्या हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हुआ प्रोटॉन 12 ही रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन घट गया, 12 में से 2 क्या बाकी 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हुआ प्रोटॉन 13 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन 13 में से 3 क्या बाकी 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन को क्या लिखेंगे 2 8। यहाँ क्या लिखेंगे 2 8, ये क्या लिखेंगे 2 8। अब देखो जितना प्लस उसमें माइनस है, 11 प्रोटॉन 11 माइनस प्लस 11 माइनस है, तो प्लस माइनस मिला करके 0। यहाँ 11 प्लस है 10 ही माइनस है, तो प्लस 11 और माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा प्लस 1 होगा ना, इसलिए इस पर चार्ज होगा प्लस 1 प्लस 1। यहाँ क्या होगा प्लस 2, यहाँ क्या होगा प्लस 3, 3 प्रोटॉन ज्यादा। यहाँ देखो क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लोरीन प्रोटॉन कितना होगा 17, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन 17 है 18 हो गया। यहाँ क्या हुआ प्रोटॉन 8 ही है, इलेक्ट्रॉन 8 2 10 हो गया। यहाँ कितना है प्रोटॉन 7 ही है, इलेक्ट्रॉन 7 3 10 हो गया। तो 18 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे क्या मिलेगा 2 8 8। इसको 10 इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे क्या मिलेगा 2 और 8। इसको 10 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे तो 2 और 8। अब देखो तो क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, इस पर एक माइनस आएगा, प्लस 17 और माइनस 18, इसका तो माइनस में होता है जरूरत अनुसार। और यहाँ क्या होगा -2, यहाँ क्या होगा -3। तो हमने देखा कि सभी एलिमेंट अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त किए। ये सबका इनर्ट गैस 11 12 13 का नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा 10 2 8, तो ये सब 2 8 2 8 2 8 किया।
कैसे? इलेक्ट्रॉन खो करके। यहाँ देखो ये 2 8 कैसे किया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। ये 2 8 18 है ना, 2 8 8 2 8 8 आर्गन की बगल में है क्लोरीन, 17 है, आर्गन का होता है 18, तो 2 8 8 कैसे किया? इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खो करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने निकटतम निष्क्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करते हैं। इसी के आधार पर एलिमेंट्स के टाइप्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स। और तुम कह रहोगे कि अब बताइए सर चार्ज जिसमें होगा तो उसमें क्या होगा? तो उसमें चार्ज शेयरिंग करेगा, ऐसा होगा। ये देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, तो कार्बन का 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 4 हाइड्रोजन से वैरी करेगा, 1 2 3 4, कितना हो गया? 8 हो गया। क्या बना? CH4। तो क्या करना देखा? कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन था, यह न खोया न ग्रहण किया बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, और जिसके कारण इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितना हो गया? 4 और प्लस 4 मिलकर कितना होगा? 8, 2 और 8, 2 8 नियत जैसे संरचना प्राप्त किया कार्बन। और हाइड्रोजन बन गया किसके जैसे? हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन था सब जगह, सब 1 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन बन गया हीलियम जैसे। तो सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू गेट देयर नियरेस्ट इनर्ट गैस लाइक कन्फिगरेशन टू गेट स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने निकटतम निष्क्रिय संरचना प्राप्त करते हैं। इसीलिए एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खोएगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन खोना चाह रहा है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाह रहा है, तो ये इसको खो देगा, ये ग्रहण कर लेगा, तो अब क्या होगा? Na पर आ जाएगा प्लस, खो देगा तो प्लस, और Cn पर आ जाएगा माइनस, ये ग्रहण करेगा। अब देखा तुमने क्या कि एक प्लस और एक माइनस के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बन जाएगा, जिसे आयनों के बीच बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कहेंगे या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहेंगे, जो पढ़ोगे तुम बाद में। तो यही कारण से एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करता है। यहाँ के एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, क्यों? अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए, इसीलिए एलिमेंट ऐसा करता है। ओके, नाउ यू मे डिफाइन। In short, metals are those elements which have tendency to produce cation after losing one or more electron. These have tendency to produce cations after losing one or more electrons. As for example, these have tendency to produce anions after gaining one or more electrons. ये केटायन बनाते हैं। These have tendency to produce cation. ये टेंडेंसी रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं क्या? तो प्रोड्यूस केटायन, केटायन मींस कटायन, कटायन प्रोड्यूस करने की, तो केटायन प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हैं कब? आफ्टर लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन खोकर। और these have tendency to produce anion. ये anion, anion मींस क्या हुआ? Anion, anion मींस anion. ये these have tendency to produce anion. ये anion प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हैं कब? आफ्टर गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करके। ओके, नाउ यू मे राइट। इसको तुम लोग याद रखोगे, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम
+1 +2 +3, ये भी आगे टेबल जो बताएंगे फॉर्मूला लिखने के लिए उसमें काम देगा, और फिर आगे चलते ही चला जाएगा, फिर पीरियोडिक टेबल से याद हो जाएगा सारा। खाली तुमको याद रखना है सोडियम पर 1+, मैग्नीशियम पर 2+, अल्युमिनियम पर 3+, और क्लोरीन पर 1-, ऑक्सीजन पर 2-, नाइट्रोजन पर 3-। इतना तो याद रखना बहुत जरूरी है, और नहीं तो भूल जाओगे तो प्रॉब्लम होगा तुम्हें। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे मेटलॉइड्स। उसके पहले तुम लोग को बताते हैं कि यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो ये ऑफिस के नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। विजय सर। थर्ड, मेटलॉइड। एलिमेंट्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। जो एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल दोनों की लक्षण रखेंगे उसे मेटलॉइड कहेगा। जैसे मेटल होता है कंडक्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, और नॉन मेटल होता है नॉन कंडक्टर। ये होगा क्या, हाफ कंडक्टर होगा, हाफ नॉन कंडक्टर होगा, यानी इसे कहेंगे सेमी कंडक्टर। सेमी मीन हाफ कंडक्टर। गर्म करेंगे तो कंडक्टर हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो नॉन कंडक्टर हो जाएगा। तो क्या देखा तुमने, मेटल नॉन मेटल दोनों का गुण रखता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं या सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। एलिमेंट्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स of both metals and non-metals are called metalloids. एलिमेंट्स जो रखते हैं कैरेक्टरिस्टिक मीन्स लक्षण दोनों का, मेटल नॉन मेटल दोनों का लक्षण रखते हैं, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन हॉट कंडीशन, नॉट इन कोल्ड कंडीशन। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं हॉट कंडीशन में, ना कि कोल्ड कंडीशन में। हेंस also called semiconductors, इसलिए सेमीकंडक्टर्स भी कहलाते हैं। सेमी मीन्स होता हाफ, अर्धचालक, आधा चालक। एज फॉर एग्जाम्पल, बच्चा लोग को बसी जी बहुत दौड़ाते हैं, तेजी से टहलाने जाते हैं, तो बच्चा लोग कहते हैं बसी जी आस्ते से सब आते हैं। बच्चा लोग का पैर छोटा छोटा होता है, बसी जी चलते हैं लंबा लंबा पैर। बच्चा लोग कहते हैं बसी जी आस्ते से सब आते हैं। नाम तो सबका जानते होगा, बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ये है टेलुरियम। क्या है, टेलुरियम। टेलुरियम ये है सेलेनियम। ये क्या है, एंटीमनी। ये है स्ट्रैटिन। तो तुम लोग याद हो गया होगा, बसी जी आस मीन्स गधा नहीं, आर्सेनिक, आस ते से सब आते। अपना मैन्युफैक्चरिंग है, किसी दूसरे का हम लोग कॉपी नहीं करते। तुम लोग पूरा प्रोटोल बताएंगे, हमारा अपना बनाया हुआ
उससे सारा चीज याद हो जाएगा, पूरा सारा वैलेंसी वगैरह पीरियोडिक टेबल सब चीज याद हो जाएगा। हाँ, इसके बाद कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड तो सब ऐसे एलिमेंट कंपाउंड को क्या बताया है सर? इसलिए बता रहे हैं कि तुमको जानना जरूरी है इसका डिफिनेशन। तुम सारा चीज जानते हो, एलिमेंट का डिफिनेशन नहीं जानते हो तो कोई कुछ पूछेगा तुमको एलिमेंट का डिफिनेशन, कंपाउंड का डिफिनेशन नहीं बताओ तो शर्मिंदगी की बात। इसलिए कड़ा चीज नहीं बताओ तो वैसा नहीं प्रॉब्लम होगा, सोचेगा कि नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं कड़ा चीज। लेकिन छोटा छोटा चीज में नहीं बताओगे तो तुम्हारी बेइज्जती है। इसलिए छोटा छोटा डिफिनेशन याद रखो और उसे कंसेप्ट क्लियर रखने में आसानी होती है। तो कंपाउंड्स वगैरह भी बता देते हैं तुम लोग को। कंपाउंड कंपाउंड का एग्जांपल देख रहे हो तुम। एज फॉर एग्जांपल H2O, H2SO4, HNO3, CH4। क्या देखा तुमने? दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हैं, हो गया डिफिनेशन। एक निश्चित अनुपात में दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, 2:1:4, 1:1:3, 1:4। अगर इसका अनुपात हम चेंज कर देंगे तो नहीं होगा, फिर नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा। अगर पानी में HO2 लिखते हैं, 2 अनुपात इसका कर देंगे किसका तो नहीं होगा, कुछ भी करेंगे इसके अलावा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट के मिलने से बनते हैं कंपाउंड, जिन्हें हिंदी में यौगिक कहते हैं, जिनका एक निश्चित अनुपात होता है। यानी कम प्योर के मिलने से बन रहे तो ये भी प्योर होंगे। कंपाउंड आर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर which consist of 2 or more elements in a fixed ratio according to the laws of chemical combination। रासायनिक संयोग के नियमों के अनुसार पढ़ाएंगे। जैसे स्टार्ट होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें सबसे पहले 5 तो पढ़ाएंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 4 बुक में दिया 5 पढ़ाएंगे, तो उनके अनुसार ही केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। क्या लिखेंगे? कंपाउंड इज द कंपाउंड्स आर compound are pure form of matter which consist of 2 or more elements in a fixed ratio according to the laws of chemical combination। कंपाउंड्स आर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, कंपाउंड्स मैटर के प्योर फॉर्म होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के मिलने से बनते हो इन ए फिक्स्ड रेशियो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियमों के अनुसार। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन टाइप होते हैं? टाइप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहेंगे? फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक कार्बनिक, यानी बिना कार्बनिक वाला कार्बन वाला।
जिसमें कार्बन नहीं रहेगा इनऑर्गेनिक। जैसे तुमको लगता होगा ये सब है, इसमें कार्बन नहीं है, ये सब इनऑर्गेनिक हुआ, ये कार्बन हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। तो क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, कंपाउंड्स फॉर्म्ड by the combination of elements एक्सेप्ट कार्बन लिखेंगे जो लोग कहते हैं, लेकिन यूजुअली हम लगा रहे हैं यहाँ पर, यूजुअली एक्सेप्ट, प्रायः कार्बन को छोड़ो, कुछ कार्बन यूजुअली लगाने हैं। Compounds formed by the combination of elements usually except carbon are called organic compounds। प्रायः कार्बन को छोड़ करके शेष तत्वों के संयोग से बने यौगिक, तत्वों के संयोग से बने यौगिक, किसको छोड़ करके? तो एक्सेप्ट, यूजुअली एक्सेप्ट कार्बन, ऑलवेज एक्सेप्ट नहीं, यूजुअली एक्सेप्ट कार्बन। यानी कहने का मतलब कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें कार्बन रहने के बावजूद भी इनऑर्गेनिक हो, है ऐसा। एज फॉर एग्जाम्पल बता, NH3 H3PO4 H2SO3 H2O2 H2CO3 क्या लिख दिए? देखो H2CO3 लिख दिए, यही लिखे। कार्बन है कि नहीं है? कार्बन है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बन है भी, कार्बोनिक एसिड नाम भी है, और फिर भी है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में घुलाने से बनता है। तो हो गया कि हमेशा कार्बन को छोड़ करके नहीं, प्रायः कार्बन को छोड़ करके शेष तत्वों के संयोग से बने यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये तो एज पर हुआ। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम कहेंगे तो उसमें ये एक्सेप्शन के रूप में आएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सब लोग जानते हैं कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट नॉट ऑल। सभी कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। जैसे यहाँ कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक नहीं कहते। सोना पीला होता है, लेकिन सभी पीली वस्तु को सोना नहीं कहते। सोन पीला होना जरूरी है सोना के लिए, लेकिन सभी पीली वस्तु को सोना नहीं कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन होना जरूरी है, लेकिन सभी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कौन कौन ऐसा है इसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे, तो उसको यहाँ मेंशन करेंगे डिफिनेशन में। जैसा कि एक दे चुके हैं, कार्बोनिक एसिड नाम भी था, कार्बन भी था, फिर भी वह नहीं था ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे कोल्ड ड्रिंक के रूप में हम लोग पीते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट CO, CO2, CH2, H2CO3, वहां जो लिखेंगे ये सब कार्बन होने के बाद भी ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक है। मेटल कार्बोनेट्स, मेटल के कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट क्या होगा? जैसे में ये एक एग्जांपल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा है ना, कहाँ पढ़ते हो? 10H2 होता है, इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो ना कार्बन होने के बावजूद। तो मेटल कार्बोनेट्स, इसको हम सिर्फ समझाने के नीचे लिख रहे हैं, उसको लिखेंगे मेटल कार्बोनेट को छोड़ करके। आप किसको छोड़ करके? मेटल के बाई कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, साइनाइड, आइसोसाइनाइड्स, साइनाइड, साइनाइड जैसे सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड डेडली पॉइजनस होता है।
आइसोसाइनाइड्स, जैसे NaNC, सोडियम साइनाइड, सोडियम आइसोसाइनाइड। मेटल का होना चाहिए, अगर यही मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड होगा तो ऑर्गेनिक हो जाएगा, लेकिन मेटल होगा, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम का साइनाइड आइसोसाइनाइड होगा तो कार्बन रहने के बावजूद भी ऑर्गेनिक नहीं होगा, इनऑर्गेनिक होगा। तो साइनेट आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड, फिर साइनेट आइसोसाइनेट, साइनेट आइसोसाइनेट। साइनेट क्या हुआ? NaCNO, साइनेट हुआ। आइसोसाइनेट क्या हुआ? NaNCO, सोडियम साइनेट, सोडियम आइसोसाइनेट। O लगा दिए तो साइनेट आइसोसाइनेट हो गया। CNO साइनेट, NCO आइसोसाइनेट। और O को हटा करके अगर हम S लगा दें तो नाम में थायोथाई हो जाएगा। तो थायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेट। कार्बाइड्स, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, हम पकाया था इसको कार्बेट, कार्बेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड होता है, CaC2 ETC। ये सब क्या है? कार्बन रहने के बावजूद भी और इनऑर्गेनिक है। क्या है? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कौन ऑर्गेनिक क्या होगा? ऑर्गेनिक इसको छोड़ के बाकी सब ऑर्गेनिक होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल इथेन, इथेन, इथाइन, बेंजीन, मिथेनॉल, इथेनामाइन, मरकैप्टन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आइडोमीथेन, NC, देखो NC मिथाइल साइनाइड हो गया, CnNC और ऑर्गेनिक हो गया ETC। बहुत सारे हैं। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या मात्र 4 लाख है, 10 पावर 4 × 10⁵ 4 लाख है, और इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या 40 लाख से भी ज्यादा है, 10⁻⁶। 40 लाख से भी ज्यादा पर ईयर 30,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिसर्च किया जाता है, इसलिए उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। कार्बन का यूनिकनेस है जो ऑर्गेनिक में पाया है, उसके कारण इतना अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, और इसी कारण इसका स्टडी के लिए एक ब्रांच बनाया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं तो ये भी तो इनऑर्गेनिक में ही स्टडी किया था। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड देयर कंपाउंड्स। वैसा केमिस्ट्री का ब्रांच जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड और उनके कंपाउंड्स का अध्ययन किया जाता है। तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, उसके कंपाउंड्स क्या होंगे? इनऑर्गेनिक में स्टडी किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी संख्या इतना अधिक होने के कारण इसके लिए अलग ब्रांच बनाना पड़ा, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, जो कि पढ़ोगे आगे। तो अभी कंपाउंड तुम लोगों ने देखा, मिक्सचर, मिक्सचर, मिक्सचर बता चुके हैं, इट इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर which consists of 2 or more elements, जो 2 या अधिक एलिमेंट का बना होता है, इन एनी प्रोपोर्शन, किसी प्रोपोर्शन, फिक्स्ड या वेरिएबल। एज फॉर एग्जाम्पल ब्रास क्या होता है? तांबा और जस्ता होता है।
कितना 60 से 80%, और ये 20 से 40%। ब्रॉन्ज कितना, तांबा 75 से 90%, और टीन 10 से 25%। क्या देखा तुमने? मिक्सचर इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का इम्प्योर फॉर्म है विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 से अधिक एलिमेंट भी होता है, जैसे और भी है स्टेनलेस स्टील वगैरह वगैरह है, तो उसमें क्या देखते हैं कि 2 से अधिक एलिमेंट्स होते हैं, और वो फिक्स्ड रेशियो नहीं, वेरिएबल होता है, इतना से इतना हो सकता है, इतना से इतना। क्वालिटी उसी के अनुसार चेंज होता है, उसी के अनुसार प्राइस भी चेंज होता है। डिफरेंट टाइप्स के पीतल डिफरेंट रेट से मार्केट में मिलते हैं, वो वेरिएशन के अनुसार से उसकी मेलेबिलिटी चेंज होती है उसी के अनुसार। तो मिक्सचर ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? होमोजेनस और हेट्रोजेनस। टाइप्स: होमोजेनस, सेकेंड हेट्रोजेनस, फर्स्ट होमोजेनस मिक्सचर। होमो मीन्स होता है सिमिलर, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, यानी ए मिक्सचर विच है सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। ए मिक्सचर which has same composition throughout the sample. Throughout means समूचा, the sample is called homogeneous mixture. A mixture which has same composition throughout the sample. समूचे नमूने का संगठन सेम रहता है, एक जैसा रहता है। जैसे एक जग शरबत समूचे का मिठास एक जैसा है, एक कप चाय का मिठास एक जैसा रहेगा, तो उसे हम कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है? एज फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन, घोल। कैसा घोल? तो ट्रू सॉल्यूशन, इसको क्या कहेंगे? सत्य घोल, ट्रू सॉल्यूशन। प्योर एयर, पूरे वर्ल्ड के प्योर एयर का कंपोजिशन एक जैसा है, पोल्यूटेड का नहीं, पोल्यूटेड का अलग हो जाएगा। हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ए मिक्सचर विच हैज डिफरेंट कंपोजिशन। इसमें डिफरेंट क्वेश्चन, ए मिक्सचर which has different compositions throughout the sample. उसमें क्या था? सेम, यहाँ सेम, यहाँ डिफरेंट, सेम कंपोजिशन, यहाँ डिफरेंट कंपोजिशन, और इसमें कंपोनेंट डिफरेंट फेजेज में रह सकते हैं। कंपोनेंट में एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेजेज, कंपोनेंट्स डिफरेंट फेजेज में रह सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल बताओ, सॉल्यूशन शरबत कप सिरप, इसमें और क्या आएगा? सिरप, बी कॉम्प्लेक्स सिरप, कप सिरप, पूरे बी कॉम्प्लेक्स सिरप का मीठा से जैसा होता है पूरे बॉटल का,
यहाँ आएगा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? हेटेरोजेनस मिक्सचर। सिरप को होमोजेनस मिक्सचर, सस्पेंशन हेटेरोजेनस मिक्सचर। क्यों कि सस्पेंशन में नीचे सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं सॉलिड के, जो देखने में लगेगा कि नीचे बैठा हुआ है सॉलिड, ऊपर में है लिक्विड। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर, डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। चूना का घोल, लाइम वाटर, स्लेट लैम सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन इसमें ट्रू सॉल्यूशन, सिरप इसमें होमोजेनस में, और हेटेरोजेनस में सस्पेंशन। सोडा वाटर, सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोला हो रहता है पानी में। डिफरेंट फेज हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट फेजेस में हुआ, तो कंपोनेंट्स में एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेजेस, देन इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर। टाइम, ठीक है, बोलो टाइम। इसके बाद तुम लोग पढ़ोगे वैलेंसी। वैलेंसी पहले भी नाम सुने होंगे इसके, वैलेंसी। मॉडर्न इसको लिखा आता है ऐसे, ट्रेडिशनल इंग्लिश ये, मॉडर्न ये। ट्रेडिशनल जो ब्रिटेन के टाइम में चलता था, और ट्रेड मॉडर्न हुआ इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश, दोनों डिफिनेशन, दोनों स्पेलिंग सही। वैलेंसी मीनिंग कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता। संयोजकता मीन्स संयोग करने की क्षमता। किसी एलिमेंट, देखा तुमने NaCl में देखा, सोडियम क्लोरीन से कंबाइन किया, मीथेन में दिखला रहे थे कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन किया, तो यही वैलेंसी है, संयोजकता, संयोग करने की क्षमता। वैलेंसी किसी एलिमेंट का वैलेंसी उसी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की क्षमता है, जिसका निर्धारण कई तरीकों से हम करेंगे। यहाँ पर देखो क्या होगा? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, combining capacity of an element is called its वैलेंसी। किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी में संयोग करने की क्षमता, किसी पहलवान किसी दूसरे पहलवान को डिफीट करने की क्षमता, उसकी संयोजकता कहलाती है। इसका डिटर्मिनेशन, दिस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ मेथड्स। डिटर्मिनेशन, तो सबसे फर्स्ट मेथड इजी मेथड है, बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स की संख्या से, कंबाइनिंग विथ one atom of that element। कैसे करेंगे? यहां एग्जांपल देते हैं, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, वैलेंसी। कंपाउंड हुआ क्या? HCl, H2O, NH3, CH4, HCl में क्या देखते हैं कि क्लोरीन का एक एटम एक हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी एक। H2O में क्या देखते हैं हम कि ऑक्सीजन का एक एटम दो हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। NH3 में क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन का एक एटम तीन हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन वैलेंसी 3। CH4 में क्या देखते हैं? कार्बन का एक एटम चार एटम हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, इसका वैलेंसी 4। ये सिंपलेस्ट मेथड हुआ। सेकंड, वैलेंसी ऑफ मेटल। वैलेंसी ऑफ मेटल is determined by the number of valence electron is equal to number of valence
इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल वैलेंसी ऑफ लिथियम, वैलेंसी ऑफ बेरिलियम, वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, वैलेंसी ऑफ अल्युमिनियम। क्या आता है लिथियम का? लिथियम का होता है 2 1, बेरिलियम का लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, कैल्शियम का होता है 20, अल्युमिनियम का होता है 30। तो 4 है तो क्या होगा? 2 और 2 4, कैल्शियम का 20 है तो 2 8, 8 2, अल्युमिनियम का as for example valency of lithium, बेरिलियम, अल्युमिनियम। लिथियम कितना होता है? 3, बेरिलियम कितना होता है? 4, अल्युमिनियम कितना होता है? 13। कितना होगा? 2 1, 2 2, 2 8 3। तो इसकी वैलेंसी कैसे? मेटल है, सब मेटल है। मेटल की वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट ऑर्बिट k है, सेकंड है l, वही आउटरमोस्ट होगी, बेहतर होंगे। ये जैसे लिथियम है तो न्यूक्लियस में 3 ठो प्रोटॉन रहेगा, बाहर में से रहेगा। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में यही हुआ लिथियम ये। और जब बेरिलियम बनाओगे इसको 4 हो जाएगा तो 2 और 2। अल्युमिनियम में 2 8 3, अल्युमिनियम बनाएंगे इसको तो 2 8 8, इसमें 8 हो जाएगा और बाहर में 1 2 3। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा था, उसी से वैलेंसी निर्धारण करते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3। थर्ड वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एज फॉर एग्जाम्पल वैलेंसी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन कितना होता है? 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। ये सब नॉन मेटल है। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 4 2 5, एटॉमिक नंबर 6 7 8 9 है। और इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन होगा 2 4 2 5, इसका क्या होगा? 2 6, इसका होगा 2 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके 4, 5 6 7। यहाँ क्या करेंगे? हम वैलेंसी प्राप्त करेंगे 8 8 8 सब में लिखेंगे और माइनस करेंगे कितना? 4, इससे माइनस करेंगे 5, इससे माइनस करेंगे 6, इससे माइनस करेंगे 7। तो ये जो होगा इसका वैलेंसी 4, इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1। तुमने देखा वैलेंसी ऑफ मेटल, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल। और ये मेथड, और एक चौथा मेथड भी होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी मींस किसे कहते हैं? विद्युत संयोजकता। वो जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी बताए थे, लॉस्ट और गेन, क्या इसका निर्धारण इलेक्ट्रोवैलेंसी का निर्धारण कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी से वैलेंसी भी नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी का निर्धारण कैसे करेंगे? तो बाय नंबर ऑफ लॉस्ट और गेन्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लॉस्ट और गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स से हम इसका निर्धारण करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं यहाँ एलिमेंट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैलेंसी,
एलिमेंट्स इलेक्ट्रोवायलेंसी वायलेंसी। तीन मेटल को लेते हैं। मेटल में तुमको कहते हैं सोडियम मैग्नीशियम में याद रखना, सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम। नॉन मेटल में तुमको कहते हैं क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, याद रखना, अभी जरूर पड़ेगा इसका। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके इलेक्ट्रोवैलेंसी +1, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी +2, इसमें +3। सोडियम पर 1 प्लस आता था, मैग्नीशियम पर 2 प्लस आता था, अल्युमिनियम पर 3 प्लस आता था, ये हुआ इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इसमें क्लोरीन क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता था -1, ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का -3। ये लॉस्ट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोवैलेंसी निकाला, यहाँ गेन्ड इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोवैलेंसी, लॉस्ट और गेन्ड इलेक्ट्रॉन से निकला इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इलेक्ट्रोवैलेंसी की मदद से निकालेंगे वैलेंसी कब, जब इसके साइन को हटा देंगे तब। जब इसका साइन क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 2 3, इसमें क्या लिखेंगे 1 2 3। क्यों, क्योंकि वैलेंसी का यूज हम करेंगे फॉर्मूला लिखते समय, और उस समय प्लस माइनस इधर उधर नहीं जाएगा, विदाउट साइन जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से आज तक तुमने वैलेंसी समझा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।